Assalamualaikum. Welcome to the software engineering course in lecture number 19. लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 सिस्टम मॉडल्स कंप्लीट किया था और उसमें हमने तमाम मॉडल्स को डिटेल से डिस्कस किया था। और लास्ट मोस्ट रीसेंट लेक्चर में हमने मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग की बात की थी कि मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग एक एडवांस टेक्निक है जिसके ज़रिए आप मॉडल्स के ज़रिए कोड को जनरेट करते हैं। और फिर हमने उसके प्रोज एंड कॉन्स देखे, उसका मॉडल ड्रिवन आर्किटेक्चर्स देखे और फाइनली मैंने तो वो हमने मुकम्मल कर लिया। अब हम आगे देखते हैं कि इस लेक्चर से हम ऑनवर्ड चैप्टर नंबर 6 स्टडी करेंगे और वो चैप्टर हमारा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अगले कई लेक्चर्स के अंदर हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन डिसीजंस कैसे होते हैं, उसके बाद आर्किटेक्चरल व्यूज़ क्या होते हैं, आर्किटेक्चरल पैटर्न्स क्या होते हैं, आर्किटेक्चरल एप्लीकेशन आर्किटेक्चरल्स क्या होते हैं। तो ये चंद टॉपिक्स हैं जो हम इस ओवरऑल चैप्टर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होता क्या है इसको हम देख लेते हैं। Architectural design is concerned with understanding how system should be organized and designing the overall structure of that system. बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि ओवरऑल हमारे सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, उसको हम ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, उसके पार्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, उनको आपस में इंटरेक्ट कैसे करवाएंगे। फर्ज करें कि हमारा जो सिस्टम है उसके 5 हिस्से हैं या 5 कंपोनेंट्स हैं, उन पांचों सिस्टम को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, पांचों को उनकी आपस में इंटरेक्शन क्या होगी और ओवरऑल सिस्टम का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनेगा। इस चीज़ को हम आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के अंदर डिस्कस करते हैं। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इज़ क्रिटिकल लिंक बिटवीन द डिज़ाइन एंड रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हम काफ़ी डिटेल्स स्टडी कर चुके हैं। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का आपस में कोई लिंक है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन से। तो हम कह रहे हैं कि जी क्रिटिकल लिंक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल लिंक है आपकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का। As identify the main structure component in a system and the relationship between. बेसिकली रिक्वायरमेंट से ही आप कंपोनेंट्स ओरिजिनेट करते हैं ना, आपके पास रिक्वायरमेंट्स होंगी सिस्टम की, उन रिक्वायरमेंट्स को लेके ही आप सिस्टम के कंपोनेंट्स को जनरेट करेंगे और फिर ये तय करेंगे कि उन कंपोनेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। द आउटपुट ऑफ द आर्किटेक्चरल डिज़ाइन प्रोसेस इन द आर्किटेक्चरल मॉडल। अब हम ये सारा प्रोसेस करेंगे, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाएंगे तो फाइनलाइज हमारे पास क्या नतीजा निकलेगा। नतीजा हमारे पास या रिज़ल्ट हमारे पास एक आर्किटेक्चरल मॉडल बन जाएगा उस सिस्टम का जो हम पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोसेस में यूज़ करेंगे। आर्किटेक्चर ऑफ पैकिंग रोबोट कंट्रोल सिस्टम, यानी एक हम आर्किटेक्चर देखने लगे हैं जो कि एक रोबोट कंट्रोल सिस्टम है पैकेजिंग करने का। तो यहाँ पे अब आप देखें कि इसके बेसिकली कई हिस्से हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट है। ये सारे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इनको देखें कि हम इस शक्ल से हमें ऑर्गेनाइजेशन पता चल रही है उन कंपोनेंट की, एक स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि भाई ये कंट्रोल सिस्टम इस ऑर्गेनाइजेशन से वर्क करेगा, इस ऑर्डरिंग से वर्क करेगा। ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, विजन सिस्टम है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है जो कि विजन सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम आगे आर्म कंट्रोलर और ग्रिपर कंट्रोलर से कंपोनेंट से ये आपका कम्युनिकेट कर रहा है। यहाँ से फिर ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से आगे पैकेजिंग सिलेक्शन सिस्टम है, पैकेजिंग सिस्टम है। अब ये आगे इस पूरे हिस्से के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है और कन्वेयर कंट्रोलर से भी कम्युनिकेट कर रहा है।
तो ये अब आप देखेंगे इसको ज़रा डेप्थ के अंदर कि ओवरऑल हमारा जो स्ट्रक्चर है रोबोट पैकेजिंग सिस्टम का वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें नज़र आ रहा है। तो यही मकसद होता है बेसिकली। अब आपने इसको याद नहीं करना, एक मकसद को अंडरस्टैंड करना है कि हम ये आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाते क्यों हैं, जिससे अब आप ये देखें कि मुझे एक कंपोनेंट्स का भी इसमें अंदाज़ा हो रहा है और उन कंपोनेंट्स के दरमियान इंटरेक्शन का भी मुझे पता चल रहा है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है एक सीक्वेंस भी नज़र आ रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी नज़र आ रही है इस सिस्टम के अंदर। आर्किटेक्चरल एब्स्ट्रैक्शन। Architecture is a small concern with the architecture of individual programs. At this level, we are concerned with the way that an individual program is decomposed into components. तो architectural design जो है वो इंडिविजुअल प्रोग्राम से ही बनता है, छोटे छोटे कंपोनेंट से ही बनता है, और फिर उन कंपोनेंट प्रोग्राम को डीकम्पोज करें, उनको मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में डिवाइड करें, तो फिर ओवरऑल हमें एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा। Architecture is large is a concern with the architecture of the complex enterprise system. Architectural अगर बहुत ज़्यादा लार्ज है तो वो उसका जो सिस्टम होगा वो काफ़ी इंटरप्राइज लेवल का होगा, उसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम होंगे, हर प्रोग्राम के अंदर कई कंपोनेंट्स होंगे, उनका आपस में इंटरेक्शन होगा, शायद कई कंपनीज़ को आपस में मर्ज किया हुआ हो जो ये स्ट्रक्चर बना रहे हों। अब एडवांटेज क्या है जी आर्किटेक्चर का? तो सबसे पहले तो ये है कि स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन हो जाती है कि आर्किटेक्चरल में बी यूज्ड एज द फोकस ऑफ डिस्कशन बाय द सिस्टम स्टेक होल्डर्स। जो सिस्टम के स्टेक होल्डर्स हैं उनको आर्किटेक्चर के बारे में पता चल जाता है। सिस्टम को एनालिसिस करने के लिए हम आर्किटेक्चर को इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं आर्किटेक्चर को। इसी तरह लार्ज स्केल रीयूजेबिलिटी हो जाती है कि आप एक बड़ा सिस्टम बना रहे हैं तो हमारे पास एक आर्किटेक्चर बन गया, अब हम आगे उसको रीयूज़ करते चले जाएंगे, एंड दैट आर्किटेक्चर में बी रीयूजेबल अक्रॉस द रेंज ऑफ सिस्टम। फर्ज करें कि हमने एक मेडिकल सिस्टम के लिए एक आर्किटेक्चर बनाया, तो हमारे पास वो आर्किटेक्चर बन गया। अब कोई एक क्लाइंट को हमने बना के दे दिया प्रोजेक्ट, अब कोई और मेडिकल सेक्टर का कोई क्लाइंट हमारे पास दूसरी कंपनी का आ जाता है, तो हमारे पास वो पहले से मेडिकल वाला आर्किटेक्चर पड़ा होगा जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने नए प्रोजेक्ट के लिए। और इसी तरह कोई और फिर आ जाता है, तो एक दफ़ा ये आर्किटेक्चर जब बन जाते हैं तो अक्सर आप देखें कि आजकल की कंपनियां ये ऑनलाइन आर्किटेक्चर बने हुए हैं उन्हीं को यूज़ करती हैं ताकि टाइम भी बचे, और वो क्योंकि पहले किसी ने शख्स ने बनाया हुआ है तो एफिशिएंट ही होगा। ज़ाहिर है वो ऐसा आर्किटेक्चर तो इस्तेमाल नहीं करती कंपनियां जो कोई बेकार हो या जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। तो एक वजह रीयूजेबिलिटी है। दूसरी जो है प्रोडक्ट लाइन आर्किटेक्चर में भी डेवलप, हमारे पास एक प्रोडक्ट लाइन बन जाएगी, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। आर्किटेक्चर रिप्रेजेंटेशन, सिंपल इंफॉर्मेशन ब्लॉक डायग्राम शोइंग द एंटिटीज एंड रिलेशनशिप, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज मेथड डॉक्यूमेंटिंग द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स। अब बनाने का जो तरीकाकार है वो अभी मैंने आपको दिखाया है एक आर्किटेक्चर, उसी पैटर्न पे ये है कि आर्किटेक्चरल बेसिकली एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम होता है और उनके साथ हम एरोस को अटैच करके बनाते हैं, और ये भी डिपेंड करता है कि जी आप आर्किटेक्चर किस डोमेन का बना रहे हैं। द रिक्वायरमेंट्स फॉर द मॉडल सिमेंटिक्स डिपेंड्स ऑन हाउ मॉडल्स आर यूज्ड, कि मॉडल किस तरीके से इस्तेमाल होंगे। अब यहाँ पे बॉक्स और लाइन डायग्राम हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी एब्स्ट्रैक्ट, दे डू नॉट शो द नेचर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द रिलेशनशिप। हम यहाँ पे कोई नेचर नहीं शो करते बल्कि हम उस सिर्फ कंपोनेंट को शो करते हैं और उनके रिलेशनशिप को शो करते हैं। However, the useful communication with stakeholder and project planner, use of architectural models, a way that facilitating discussion about the system design, कि हमें डिज़ाइन करते हुए इस आर्किटेक्चर की ज़रूरत पड़ेगी हायर लेवल के ऊपर भी और लोअर लेवल के ऊपर भी। हायर लेवल आर्किटेक्चर व्यू system in the useful for the communication with the stakeholders and project planning because it is not cluttered with the detail। तो हम इसको एक हायर लेवल पे यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि हम डिटेल, क्योंकि डेप्थ तो होती नहीं है आर्किटेक्चर में, सिर्फ सिस्टम के कंपोनेंट्स और उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही होती है। एंड वे ऑफ द डॉक्यूमेंटिंग एन आर्किटेक्चर दैट हैज़ बीन डिसाइड, के हम
उस आर्किटेक्चर को देख के हम अपनी डॉक्यूमेंट को मुकम्मल करते हैं और ये चीज़ भी तय करते हैं कि अब डिज़ाइन किस तरीके से बनेगा। उसके बाद अब हम देखते हैं कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन डिसीजंस क्या होते हैं। Architectural design is the creative process, so the process differ depending on the type of the system being is developed. Architectural design एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि क्रिएटिव एक्टिविटी है, शायद किसी दूसरे मॉडलिंग से डिफरेंट हो, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप अपने जहन से, अपने माइंड से एक ऐसा डिज़ाइन बनाना होता है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो काफ़ी यूनिक हो और हमारी प्रॉब्लम को ओवरऑल कैप्चर कर रहा हो। However, the number of common decisions span all the decision processes and these decisions affects the non-functional characteristics of the system. अब डिज़ाइन का डिसीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर तो आप अच्छा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बना जाते हैं तो उससे आपकी सिस्टम डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और रिज़ल्ट्स और नताइज बहुत ज़्यादा उम्दा निकलेंगे। अगर आप ऐसा डिज़ाइन बना लेते हैं जो कि काफ़ी क्लटर्ड है या ऐसा डिज़ाइन है जो काफ़ी प्रॉब्लम्स का हामिल हो सकता है, या करेक्ट डिज़ाइन नहीं है, कंपोनेंट सही तरीके से अरेंज नहीं किए, या कंपोनेंट सही तरीके से फाइंड आउट नहीं किए, या कोई कंपोनेंट ज़्यादा ऐड कर दिए हैं, तो वो फिर क्या होगा, वो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप अगर उस डिज़ाइन को आगे लेके चलेंगे तो उससे आपकी नॉन फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम हर्ट हो सकती है, स्पीड में फ़र्क आ सकता है, डिपेंडेबिलिटी में फ़र्क आ सकता है, सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ सकता है, सेफ्टी में प्रॉब्लम आ सकता है। वो तमाम जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको यहाँ पे डैमेज कर सकता है। यहाँ पे अब आप देखें कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन डिसीजंस के वक्त हमें क्या चीज़ देखनी पड़ती है, और इसको हम देखें कि इज़ देयर द जेनेरिक एप्लीकेशन आर्किटेक्चर दैट कैन एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिस्टम बीइंग डिज़ाइन, कि जो आप डिज़ाइन या आर्किटेक्चर बना रहे हैं वो जेनेरिक होना चाहिए, कि वो जेनेरिक है, वो एज ए टेम्पलेट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। हाउ विल द, एक और बात भी यहाँ पे आ जाती है कि आप, मैंने अभी कहा है ना कि रीयूज़ कर सकते हैं, तो ये तय करना, अगर कोई पहले से मेडिकल सिस्टम के लिए आर्किटेक्चर बना हुआ है तो आप अब नए प्रोजेक्ट के लिए उसको इस्तेमाल जो कर रहे हैं तो वो क्या टेम्पलेट आपके प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल है। ऐसा तो नहीं है कि आप ज़बरदस्ती उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं अपने करंट सिस्टम के लिए, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हाउ विल द सिस्टम बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द हार्डवेयर एंड कोर्स प्रोसेसर, के जो आप सिस्टम बना रहे हैं उसमें आपने उसको जो कंपोनेंट्स बनाए हैं वो हार्डवेयर के हिसाब से बनाए हैं, कोर्स के हिसाब से, प्रोसेसर के हिसाब से। व्हाट आर्किटेक्चरल पैटर्न और स्टाइल माइट बी यूज्ड, आगे चल के हम पैटर्न्स की बात करेंगे, आर्किटेक्चर क्या इस्तेमाल किए हैं आपने। व्हाट विल बी द फंडामेंटल अप्रोच यूज टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, बुनियादी अप्रोच कौन सी इस्तेमाल की आपने। एंड व्हाट स्ट्रेटजी विल बी यूज टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, उन तमाम कंपोनेंट्स की कंट्रोल करने के लिए क्या हिकमत अमली आपने इस्तेमाल की। हाउ विल द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन द सिस्टम दैट बी डिकम्पोज इन टू सब सिस्टम, आपने कैसे ओवरऑल कंपोनेंट्स को मज़ीद डिकम्पोज किया। एंड व्हाट आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेस्ट फॉर डिलीवरिंग द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम, आप जो आर्किटेक्चर बना रहे हैं क्या हमें वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एज ए बेस्ट फ्राहम करेगा, वही स्पीड, एक्यूरेसी एंड देन सिक्योरिटी, ये चीज़ें हमें इन्हांस्ड प्रोवाइड करेगा। एंड हाउ शुड द आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम इज़ द डॉक्यूमेंट, आपने क्या अपने आर्किटेक्चर जो बनाया है उसको डॉक्यूमेंट कर लिया है। अब ये सवाल जो आपके होने हैं, बल्कि ये डिसीजन जो होना है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का, वो इन सवालों पर बेस करता है जो मैंने अभी आपको वन बाय वन एक्सप्लेन किए हैं। इन सवालों की बुनियाद पे ही हम ये डिसाइड करते हैं कि ये जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बना है ये सूटेबल है या नहीं है। आर्किटेक्चरल रीयूज़ की बात पहले मैं कर चुका हूँ कि वही कि हम इसको मुख्तलिफ डोमेन के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। एक डोमेन के लिए अगर हमने एक आर्किटेक्चर बना लिया है तो हम वही चाहते हैं कि आगे उसी डोमेन का अगर कस्टमर आया है प्रोजेक्ट बनवाने तो हम वही आर्किटेक्चर दोबारा इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि क्या उसके लिए वो सूटेबल है
या नहीं है। आर्किटेक्चरल एंड सिस्टम करैक्टरिस्टिक्स, परफॉर्मेंस यानी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा आर्किटेक्चरल हो जिसमें परफॉर्मेंस ज़्यादा होनी चाहिए। सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए कि जो आप कंपोनेंट्स बना रहे हैं इंटरनल लेयर सिक्योर हैं या नहीं है, हर कंपोनेंट सिक्योर है या नहीं है, सेफ्टी है या नहीं है, एंड देन अवेलेबिलिटी है। कोई ऐसा स्ट्रक्चर तो आपने नहीं बना दिया कि सिस्टम में बार बार अनअवेलेबल हो रहा है। वो जो शुरू में हमने बात की थी कि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, या हम अवेलेबिलिटी के ऊपर एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वाला कोर्स जो हम पढ़ रहे हैं वेरिफिकेशन और वैलिडेशन वाला, उसमें भी ये काफ़ी चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है कि अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा, मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए कि रीलोकेटेबल कोड होना चाहिए, लोकलेबल कोड होना चाहिए, फाइन ग्रेन इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह हम उस कंपोनेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। आज के लेक्चर का मकसद यही था कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन क्या होते हैं, उनका डिसीजन हम कैसे करते हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, इसको हमने काफ़ी डिटेल से स्टडी किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आपको मैं वही सजेस्ट करूँगा कि अपनी टेक्स्ट बुक से जाके इसको और पढ़ें, और एग्जांपल्स दी हुई हैं आर्किटेक्चर, हमने तो एक डिस्कस की है, और भी काफ़ी सारी दी हुई हैं। आगे चल के हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।